तो योद्धाओं, हम लोग छुट्टी से आ चुके हैं। अब हम लोग वापस टेबल में बैठेंगे, पढ़ाई करेंगे बहुत सारी। और अब हम लोग मिशन प्रीलिम्स के ऊपर फोकस करेंगे। प्रीलिम्स थोड़ा सा टफ होता है, ऐसा लोगों को लगता है। वो उन्हीं को लगता है जो लोग अभी पढ़ाई में ढिलाई मारते हैं। अभी पढ़ाई आपको ढीला नहीं करना है, अभी समय है। हो सकता है फेस्टिवल आपको अपने पढ़ाई से दूर कराए, अपने अपने लोग भी आपको अपने पढ़ाई से दूर करने का प्रयास करेंगे। लेकिन अभी आपका एक स्टूडेंट होने के नाते एक फ़र्ज होता है कि आप इन सभी मोह माया से थोड़ा सा दूर हटें और अपने किताबों की दुनिया में वापस लौटें। इस ओर आप लौटेंगे। अभी थोड़ा 1-2 दिन लगेगा, लेकिन नहीं लगना है। हम लोग फिर से दिन का वही रूटीन, सुबह उठे, कृषि सेक्रेटरी के करंट अफेयर पढ़े और उसके बाद छत्तीसगढ़ के इतिहास पढ़े, भारत का इतिहास पढ़े। उसके बाद हम लोग भारत का भूगोल भी पढ़ेंगे। इस तरीके से हम लोग दिन की अंत करेंगे और प्रीलिम्स के पहले पहले तक बहुत सारी चीज़ों को पढ़ के रख लेंगे। आप लोग मोस्टली लोग जहाँ पे भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए होंगे, जैसे मैंने बताया था डेली आईएएस का, तो 11 तारीख से स्टार्ट है। तो हम लोग का टारगेट होगा कि 8 तारीख तक बहुत सारा हिस्ट्री का पार्ट हम लोग कवर कर लें, क्योंकि फिर 3 दिन तो आपको उसको मिलेगा जो 11 तारीख को टेस्ट होगा। तो 11 तारीख के टेस्ट के लिए आपको 3 दिन पहले आपको वो टारगेट, या 2 दिन पहले का वो मिलेगा। 2 दिन 8, 9, 10 इस तरीके से प्रयास करेंगे। 2 दिन आपको मिलेगा। एंसेंट हिस्ट्री इंडिया का, एंसेंट हिस्ट्री छत्तीसगढ़ का, वो आपने पढ़ लिया है और अभी आप पढ़ रहे हैं, घटना चक्र लगा रहे हैं और घटना चक्र लगाते हुए आप आगे बढ़ रहे हैं। आज के टॉपिक्स में जो गुप्त तक हम लोग पहले पढ़े थे, गुप्त के बाद जो गुप्तोत्तर वंश है, जो छोटे छोटे वंश हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। ये गुप्तोत्तर वंश में आप देखोगे कि ये प्रीलिम्स ओरिएंटेड टॉपिक है, मेंस में ये टॉपिक नहीं कवर होता है। मेंस में आपको 2 टॉपिक लिखे हुए हैं, गुप्तवंशी लिखा हुआ है सिर्फ, तो आप गुप्तवंशी पढ़ते हैं। और एक दक्षिण भारत के प्रमुख वंश के बारे में पढ़ते हैं, तो उसमें पल्लव, चोल, चाणक्य और राष्ट्रकूट, ये सारे वंश के बारे में सेपरेटली पढ़ते हैं। तो ये सारे टॉपिक्स भी आज के आपके टॉपिक्स में हैं, तो आप ये भी करेंगे तो आपका मेंस भी तैयार होगा और प्रीलिम्स भी तैयार होगा। तो जो टॉपिक्स आपको लिखे हुए मिले हैं उसको पढ़िए। ज़्यादा बड़ा बड़ा टॉपिक नहीं है, छोटे टॉपिक्स हैं, 1-2 पेज के ही है, तो आप उसको कंप्लीट करेंगे। तो ये करने के बाद आप छत्तीसगढ़ के इतिहास में कलचुरी तक कंप्लीट करने का प्रयास करेंगे। कलचुरी तक आज का आपका कंप्लीट हो जाना चाहिए। आज अगर कलचुरी तक आप कर लेते हैं तो आपका 11 तारीख की टेस्ट का प्रिपरेशन कंप्लीट हो जाता है। तो कलचुरी तक पढ़ेंगे और प्रयास करेंगे कलचुरी तक के ऑब्जेक्टिव भी आपके ख़त्म हो जाने चाहिए। तो 14 गया आपका कलचुरी का पूरा थ्योरी। आपने आंसर जो मैंने लिखवाया था मीन्स में, वो सारे आंसर्स रटे होने चाहिए, उसके साथ ऑब्जेक्टिव भी सॉल्व करने हैं। ये करने के बाद आप जो इंडियन ज्योग्राफी का पार्ट होगा, नदी तक हम लोगों ने पढ़ा था। नदी में जैसे बुक्स में बहुत ज़्यादा नदियाँ लिखी हुई होती हैं, तो उतने ज़्यादा नदी हमको पढ़ना नहीं होता है। मैं प्रयास करूँगा कि उसको सिंप्लीफाई कर दूँ कि जितना नदी जानना है उतने ही नदी जानो, बहुत ज़्यादा नदी जानने की ज़रूरत नहीं होती है। तो आपके बुक्स में बहुत सारा नदियाँ लिखा होता है, मैं खुद उतने नदी नहीं जानता हूँ, लेकिन मेरे स्कोर अच्छे होते हैं। तो मैं प्रयास करूँगा कि उसको थोड़ा सिंप्लीफाई करने का, क्योंकि बहुत ज़्यादा नदी पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। आप नदी घाटी परियोजना में जाओगे तो प्रोमिनेंट क्वेश्चन एक जो पूछा जाता है कि भारत की प्रथम नदी घाटी परियोजना कब कौन सी थी और कब शुरू हुई थी, तो दामोदर नदी घाटी परियोजना 1948 में शुरू हुई थी। तो ये बहुत कुछ हर नदी नदी आप याद किए होगे तो नदी घाटी परियोजना उसमें साथ में ही पढ़े होगे। तो कुछ जो प्रमुख नदियां हैं उसी के प्रमुख को परियोजनाओं को जानेंगे। नदी घाटी परियोजना आपके मेंस में भी टॉपिक में भी आता है। तो आपका ये नदी घाटी परियोजना पढ़ रहे हैं तो प्रीलिम्स और मेंस दोनों हो रहा है। मिट्टी आपका प्रीलिम्स में भी है और मेंस में भी है। तो आप जो चट्टान पढ़े होगे उसी से रिलेटेड मिट्टी होता है, मिट्टी पढ़ोगे तो उसी से रिलेटेड कृषि होता है। जैसी मिट्टी वैसी कृषि। तो मिट्टी बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक होता है, कॉन्सेप्चुअल टॉपिक होता है, तो आप प्रयास करेंगे उसको अच्छे से समझने का। ये करने के बाद जो आप करंट अफेयर में पढ़ रहे होंगे, मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन करूंगा आज, क्योंकि आज पहला दिन हो रहा है छुट्टी के बाद, तो मेरे भी ज़रूरी है कि आपको मैं बताऊं। जैसे आप पढ़ रहे होंगे ड्रोन दीदी के बारे में, आपने पढ़ा होगा ड्रोन दीदी के बारे में। मैंने डेली टारगेट में बहुत बार बताया भी था कि ये ड्रोन दीदी क्या होता है। एग्रीकल्चर में टेक्नोलॉजी को इंक्लूड करना, ताकि एग्रीकल्चर की प्रोडक्टिविटी बढ़े और एग्रीकल्चर सेक्टर में, ग्रामीण क्षेत्र में एम्प्लॉयमेंट जनरेट हो, उसके लिए ड्रोन दीदी की कंसल संकल्पना आई थी। कि उसमें क्या होता है, ग्रामीण जो स्व सहायता समूह महिलाएं होती हैं, उनको ड्रोन चलाने का ट्रेनिंग देना
और उनको ड्रोन खरीदने के लिए कुछ सब्सिडी देना, ताकि वो ड्रोन खरीदें और जो उसके गांव में जो ये फर्टिलाइज़र और उर्वरक और क्या-क्या कुछ कीटनाशक वगैरह छींटते हैं, जो मैनुअली हाथ से फेंका जाता है, जिसमें टाइम भी ज़्यादा लगता है और पैसे भी ज़्यादा लगते हैं। उसके बजाय महिलाएँ आगे आएँ और ड्रोन लेके जाएँ और खेतों में इन सब का छिड़काव करें, उसके एवज में वो किसानों से पैसे लें। तो उसके लिए ड्रोन दीदी की कॉन्सेप्ट है। तो ये ग्रामीण क्षेत्र में जब इम्प्लीमेंट होगा तो बहुत ही रिवॉल्यूशनरी होगा। एक तो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन बढ़ेगा, एग्रीकल्चर कॉस्ट कम होगा और महिलाओं को एम्प्लॉयमेंट भी मिलेगा। तो ये चीज़ें ड्रोन दीदी का कॉन्सेप्ट था। कब शुरू हुआ था? नवंबर 2023 में। अयोध्या वाला दिया जो है वो आपका प्रीलिम्स के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है कि इसमें 25,12,000 दिए जलाए गए और 1121 वेदाचार्य ने आरती किया। तो ये स्टेटमेंट में बन सकता है। स्टेटमेंट 1 सही है, स्टेटमेंट 2 सही है। तो ये डाटा आपको अच्छे से याद करना है। आयुष्मान भारत योजना के बारे में था। तो आयुष्मान भारत योजना के बारे में सर ने अच्छे से समझाया। तो आप मेंस में सोच सकते हैं कि आयुष्मान भारत योजना के बारे में पूछा जा सकता है पेपर नंबर 7 पार्ट 1 में। जिस तरीके से इस बार कुछ एक बहुत सारे सेंट्रल गवर्नमेंट की स्कीम, जैसे ग्रामीण भारत आवास योजना के बारे में पूछा था, तो ये आप प्रयास सोच सकते हैं कि आयुष्मान भारत योजना के बारे में भी पूछा जा सकता है। बहुत सारी चीज़ें उसमें बताया सर ने। जितना सर ने उतना क्रेजी जी के ट्रिक की स्लाइड में बताया था उतना ही आप लिख लो तो पर्याप्त है। उससे ज़्यादा एक्स्ट्रा ढूंढने का प्रयास मत करना कि हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर खोलना है 1 लाख और 5 लाख तक का हेल्थ कवरेज प्रोवाइड करना है। अभी उसमें एक एक्स्ट्रा ऐड हो गया है कि 70 साल से ऊपर के लोगों को इंडिविजुअली 5 लाख तक का हेल्थ कवरेज दिया जाएगा। ये चीज़ें एक्स्ट्रा ऐड हुई है। जिस तरीके से मुद्रा योजना में हम लोगों ने तरुण प्लस पढ़ा है, उसी तरीके से आयुष्मान भारत की भी कुछ लिमिटेशन को बढ़ाया गया है। तो आप क्या है और इसमें क्या क्या लाभ मिलते हैं, इस एक क्वेश्चन लिख लेना। आपके इसके आंसर भी साथ में हो जाएंगे, बाद में आपको दिक्कत नहीं होगी। तो इसके बाद आप कुछ प्रमुख सैन्य एक्सरसाइज के बारे में देखोगे, जिसमें गरुड़ एक्सरसाइज, गरुड़ शक्ति, समुद्र शक्ति, ये इंडोनेशिया के साथ करते हैं। तो आप इंडोनेशिया के बारे में जब इतिहास पढ़ोगे तो वहाँ पे बहुत सारे गरुड़ के निशान मिलेंगे। और भारत के इंडोनेशिया के साथ एक ऐतिहासिक संबंध रहा है, क्योंकि भारत के जो चोल राजा होते थे वो इंडोनेशिया में जाके शासन करते थे और वहाँ पे गरुड़ की बहुत स्थापना किए थे उन लोग। विष्णु का बहुत अवतार माना जाता है। तो गरुड़ शक्ति का उससे रिलेशन होता है और समुद्र के माध्यम से जाते थे, तो समुद्र शक्ति भी एक एक्सरसाइज होता है। ये 2 चीज़ों को आप पढ़ेंगे। इसके बाद राज्य गठन आयोग के बारे में सर ने बताया। तो ये प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, 1-2 बार पूछा भी है। तो राज्य गठन आयोग 1956 में 1954 में बना था, फजल अली आयोग। तो इसके रिकमेंडेशन से भारत में 14 राज्य और 6 यूनियन टेरिटरी, ये डाटा याद रखना है। 14 राज्य 6 यूनियन टेरिटरी बने थे और 1956 में ये सारी 14 राज्य 6 यूनियन टेरिटरी बने थे, जिसमें से मध्य प्रदेश भी 1956 में बना था, जिसमें हमारा छत्तीसगढ़ भी शामिल हुआ था। ये सारी चीज़ें आपको पॉलिटी के सेक्शन में प्रीलिम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे। फजल अली आयोग का नाम भी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद अपने प्रीलिम्स के लिए आप पढ़ेंगे एनालॉग स्पेस मिशन। एनालॉग स्पेस मिशन की स्थापना कहाँ पे गई है? लेह लद्दाख में पड़ी गई है, ये आपके बारे में है। राइटर्स विलेज की स्थापना की गई उत्तराखंड में राइटर्स विलेज की स्थापना की गई है। सरदार पटेल के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताए गए हैं, वो आप प्रीलिम्स के लिए स्टेटमेंट वाइज याद कर सकते हैं। स्टैचू ऑफ यूनिटी की हाइट 182 मीटर है, ये भी आपको पता होना चाहिए। गुजरात का केवड़िया जिला है, नर्मदा नदी के तट पर बना हुआ है। वहीं पे सरदार सरोवर डैम ही है, जिसको नर्मदा डैम भी कहा जाता है, जो मध्य प्रदेश, राजस्थान और गुजरात, ये 3 राज्यों का संयुक्त डैम परियोजना था, जिसमें सबसे ज़्यादा लाभ आपको मध्य प्रदेश को मिलता है। तो आप आज नदी घाटी परियोजना पढ़ेंगे, उसमें आप पढ़ेंगे नर्मदा नदी के बारे में, तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेगी। बांधवगढ़ नेशनल पार्क के बारे में पढ़ेंगे, ये प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट होता है। ये कहाँ पे है, कौन से राज्य में है? तो आप जब एनवायरनमेंट वाला प्रीलिम्स पॉइंट पढ़ेंगे तो वहाँ पे आपको ये पढ़ना होगा कि कौन सा नेशनल पार्क का कौन से राज्य में है, ये अभी आपको प्रीलिम्स में पूछा जाता है। तो बांधवगढ़ का क्लियर रखना, ये है मध्य प्रदेश में। टीबी के बारे में पढ़े होंगे आप लोग, ट्यूबरकुलोसिस। तो ये कौन सी बीमारी है और शरीर के कौन से अंग को प्रभावित करती है, किससे फैलता है,
ये प्रीलिम्स के लिए साइंस वाले सेक्शन में इंपॉर्टेंट है। तो टीबी आप पता होना चाहिए, बी से बैक्टीरिया, टीबी तो फैलेगा बैक्टीरिया से, सबसे ज़्यादा प्रभाव इसमें क्या होता है, हम लोग खांसने बहुत ज़्यादा लगते हैं तो फेफड़ा बहुत ज़्यादा प्रभावित हो जाता है, तो फेफड़ा को प्रभावित करता है ये। इसके बाद आप पढ़ेंगे पंजाब नेशनल बैंक के बारे में। पंजाब नेशनल बैंक के बारे में भी एक हिस्ट्रियल नॉलेज आपको होना चाहिए कि भारतीयों द्वारा स्थापित पहला बैंक बोला जाता है पंजाब नेशनल बैंक को, भारतीयों द्वारा। स्पेशली आप जब इकोनॉमिक्स पढ़ेंगे वहाँ पे ये पता चलेगा आपको, भारत के लोगों के द्वारा स्थापित पहला बैंक है वो है पंजाब नेशनल बैंक। और इनको स्थापित किया था हमारे प्रमुख इतिहासकार हैं, मतलब स्वतंत्रता सेनानी है लाला लाजपत राय। लाला लाजपत राय ने पंजाब में इसकी 1895 में शुरुआत किया था पंजाब नेशनल बैंक का। तो ये भी आपके प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो सकता है। ये सारी चीज़ें आप जानेंगे। फिर रविशंकर, श्री रविशंकर के बारे में कुछ था कि फिजी का सर्वोच्च सम्मान मिला था, और इससे पहले राष्ट्रपति को भी हमारे मिला था फिजी का सर्वोच्च सम्मान। तो ये भी आप श्री रविशंकर के बारे में भी थोड़ी सी नॉलेज रखेंगे। तो आज के लिए मैं प्रीलिम्स पॉइंट ऑफ व्यू से ज़्यादा फोकस करते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज आप जितने टॉपिक्स मिले हुए हैं, टारगेट मिले हुए हैं, उसको करने का प्रयास करिए, और प्रयास करें जल्दी से रिकवर करें और अपने प्रीलिम्स में ज़्यादा फोकस करें। अब हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि प्रीलिम्स बहुत ज़्यादा हम लोग ध्यान दें। जिनका इंटरव्यू है वो अभी इंटरव्यू को स्टॉप रखें, इंटरव्यू पे ज़्यादा टाइम बिल्कुल भी मत दें। जो भी डेली करंट अफेयर का है सेक्शन और न्यूज़पेपर का सेक्शन है वही कंटिन्यू रखें। बाकी जो प्रीलिम्स में अब फोकस करने का समय आ गया है, तो आप अपनी डेली रूटीन की पढ़ाई में ध्यान रखिए। तो कल मिलेंगे एक नए टारगेट के साथ। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।